नमस्कार दोस्तों। अब शायद मुझे अपने परिचय के देने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम पंडित राजेशाचार्य जी है और आज मैं आपकी ज्योतिष की कक्षा 7 लेने वाला हूं। और मैं आपकी कक्षा निरंतर सीढ़ी दर सीढ़ी चलाता हुआ आ रहा हूं और आपको प्रत्येक चीज़ में क्रम से सिखा रहा हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप प्रत्येक वीडियो को क्रम से देख रहे होंगे और आप वीडियो को देख करके ये जान पा रहे होंगे कि ज्योतिष सीखना कितना सरल है, क्योंकि मैंने उसमें इतनी कठिनाई आपके प्रति नहीं रखी। आपको प्रत्येक चीज़ में क्रम से और बारीकी से समझा रहा हूँ और अपने भाव के अनुसार समझा रहा हूँ। तो मैं आशा करूँगा कि आप प्रत्येक चीज़ को क्रम से और भाव से देखते हुए चल पा रहे हो और आप ज्योतिष को सीख पा रहे हो। तो ऐसी ही क्रियाविधि हम करते रहेंगे और मैं पूर्ण भरोसा आपको दिलाता हूँ, पूर्ण योग आपके प्रति है कि मैं आपको ज्योतिष के कार्य में निपुण करूँगा। यही कार्य को मैं आगे बढ़ाने हेतु, इसी कार्य को मैं पूर्ण करने हेतु आपकी ज्योतिष की कक्षा प्रारंभ की है। और आज हम कक्षा 7 ज्योतिष में लेने वाले हैं, जिसमें हम गंडमूल नक्षत्र और पंचक नक्षत्रों की बात करेंगे कि ये गंडमूल नक्षत्र और पंचक नक्षत्र होते क्या हैं, इनका क्या प्रभाव होता है, और अगर कोई बच्चा गंडमूल नक्षत्र में पैदा होता है तो उसको किस प्रकार का फल मिलता है। मैं इस चीज़ को थोड़ा संयोग में और शांति से आपको बताऊंगा, जिससे आपको ना कन्फ्यूज़न नहीं होगी इसके प्रति। बहुत से पंडितों ने, बहुत से आचार्यों ने इसके प्रति वहम बना रखा है, अनेक प्रकार के वहम उत्पन्न कर रखे हैं जो शायद अंधविश्वास योगी हैं। और आप पूर्ण रूप से जानते हो कि अंधविश्वास और वहम ये दो कारण होते हैं, एक अंधविश्वास और एक वहम। ये दो कारण होते हैं जो परमात्मा की भक्ति से हमें दूर ले जाते हैं, जो हमें सनातन धर्म को नीचे गिराने की चेष्टा कराते। केवल ये दो ही कारण हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। तो मैं आपको इसको एक एक क्रम से सिखाऊंगा और मैं आपको बताता हो चलूँगा। तो आप प्रत्येक चीज़ को क्रम से सीखिए। मैं प्रत्येक चीज़ को शास्त्रोक्त लेकर के आया हूँ और आपको प्रत्येक चीज़ में शास्त्रों के अनुसार ही बताऊँगा और आपकी भाषा में आपको समझाऊंगा, जिससे आपको प्रत्येक चीज़ बारीकी से समझ में आए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं गंडमूल नक्षत्र और पंचक नक्षत्रों की क्लास ज्योतिष के योग में। तो गणपति भगवान का नाम लेकर के हम ये क्लास प्रारंभ करते हैं और आपको प्रत्येक चीज़ में सिखाता हूँ। मुझे पूरे ब्लैक बोर्ड पर लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं इस संयोग को मिटा देता हूँ और आशा करूँगा कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे, जिससे आप इन चीज़ों को सीख रहे होंगे। और कॉपी और पेन के सहयोग में आप ये चीज़ें सीखोगे और आपको प्रत्येक चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो मैं आशा करूँगा कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि जो मनुष्य शुरू से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं उन्हें पता है कि मैं उनके लिए क्या बोलता हूँ कि कॉपी और पेन लेकर के बैठो और प्रत्येक चीज़ को बारीकी से समझो, जानो, जिससे क्या है आप वो चीज़ पूर्ण रूप से जान पाओगे। और इसके वीडियो को बनने के बाद आप उस चीज़ का एक बार रिवीजन कर लो, जिससे क्या वो चीज़ आपको बारीकी से और पुष्ट होकर के समझ में आएगी। और दोस्तों, मुझे एक छोटी सी विनती आप लोगों से करनी कि जो आप वीडियो देखते हो उस वीडियो को ना सब्सक्राइब करके जाया करिए, जिससे क्या है कि मैं एक संयोग में आपके प्रति वीडियो बनाऊं। सब्सक्राइब करके मैं एक भाव प्रकट करता हूं अंदर से कि आप मेरी वीडियो के प्रति उत्कृष्ट भाव से वो वीडियो देख रहे हो और प्रत्येक चीज़ को सीख पा रहे हो। मैं ऐसी आशा प्रकट करता हूं। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके और जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करिए। मैं क्रम से और कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ। बस एक दिन रह गया था, वो थोड़ा संयोग बन गया था पाठ का, कहीं पाठ चल रहा था मेरा, तो उसमें क्या कि ब्राह्मणों का संयोग था, तो मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई और सारा दिन मेरा वहीं निकल गया, तो इस करके मैं वीडियो बना नहीं पाया था। लेकिन अब मैं आपकी वीडियो कंटिन्यू बनाऊंगा और प्रत्येक चीज़ को क्रम से सिखाऊंगा। तो आइए गंडमूल नक्षत्रों के योग को प्रारंभ करते हैं और आप कॉपी और पेन निकाल के बैठिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिख देता हूँ। जैसे सबसे पहले एक क्रम समझना, जैसे मैं लिखा रहा हूँ उस क्रम से आपको प्रत्येक चीज़ समझ के चलनी है। तो आइए अब मैं नक्षत्रों का क्रम लिखता हूँ। सबसे पहले आपका जो पहला नक्षत्र है वो है आपका अश्विनी, मैं सारे नक्षत्रों को लिख देता हूँ एक बार। भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा,
यहाँ मैं 10वां लिख देता हूँ, मघा। ये पूर्वा लिख देता हूँ मैं, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्व फा लिख देता हूँ, पूर्वा फाल्गुनी। और ऊ और फा लिख देता हूँ, उत्तरा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। 13वां हस्त चित्रा, एक क्रम है, हस्त चित्रा। और 15वां विशाखा, हस्त चित्रा विशाखा। और उत्तराफल हस्त चित्रा विशाखा, स्वाति, हस्त चित्रा विशाखा स्वाति। और स्वाति, ये क्रम में शायद, हाँ, स्वाति के बाद ये 17वां यहाँ आ जाएगा, धनिष्ठा, स्वाति धनिष्ठा। 18वां आ जाएगा आपका शतभिषा, धनिष्ठा शतभिषा। धनिष्ठा शतभिषा। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर हस्त चित्रा, स्वाति विशाखा, हस्त चित्रा स्वाति विशाखा, विशाखा स्वाति नहीं, स्वाति विशाखा, ये क्रम हमारा थोड़ा गलत हो गया है। हस्त चित्रा स्वाति विशाखा, अनुराधा ज्येष्ठा मूल, ये थोड़ा यहाँ से क्रम गलत हो गया, मुझे शायद मस्तिष्क में या फिर लिखने में थोड़ी संयोगकारी, तो ये क्रम से लिखेंगे। हस्त चित्रा यहाँ पर 15वां स्वाति, हस्त चित्रा स्वाति विशाखा, हस्त चित्रा स्वाति विशाखा, अनुराधा, अनुराधा 18वां ज्येष्ठा, अनुराधा ज्येष्ठा मूल, अनुराधा ज्येष्ठा। और यहाँ 19वां मूल। फिर 20वां आएगा आपका 20 है ये, पूर्वाषाढ़ा। फिर यहाँ पर आपका 21वां, यहाँ पे सामने बिल्कुल इसके यहाँ पे आ जाएगा 21वां कि उत्तराषाढ़ा। और यहाँ 22वां आ जाएगा आपका श्रवण, श्रवण। और यहाँ ये इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, इसके इस चित्रा के सामने 23वां श्रवण धनिष्ठा, यहाँ पे आएगा आपका धनिष्ठा। और 24वां आ जाएगा आपका शतविषा, धनिष्ठा शतविषा। 25वां आ जाएगा आपका पूर्वा भाद्रपद। 26वां आ जाएगा आपका उत्तरा भाद्रपद। 27वां आ जाएगा आपका रेवती। तो ये दोस्तों आपके 27 नक्षत्रों का क्रम है। ये मैंने ऐसे क्यों लिखे हैं उसका कारण है, वो मैं कारण आपको बताऊंगा। ये 9 के क्रम में मैंने 3 पेयर बना लिए हैं नक्षत्रों के, 9 और 9 के हिसाब से। अभी शायद आपका अभिजीत नक्षत्र रह गया है, उसके बारे में आपको बताना संयोगकारी है। पहले मैं उनको समझा देता हूँ, मैं आपको वो भी वीडियो के अनुसार आपको प्रत्येक चीज़ों को बारीकी से समझाऊंगा। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है उस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले क्रम का संयोग क्या देखा जाए कि मैंने 9 नक्षत्रों का क्रम बना दिया आपके लिए। जैसे मैंने राशियों का क्रम बनाया था ना, 4 के पेयर बना दिए थे, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ, 4 राशियों के पेयर। ऐसे मैंने 9 नक्षत्रों के संयोग बना दिए हैं। नक्षत्रों के समूह को राशि कहते हैं, इतना आपको पता है। तो सबसे पहले नक्षत्रों के स्वामी के बारे में जानें कि जैसे अगर किसी नक्षत्र में किसी प्राणी का जन्म हुआ, अगर वो नक्षत्र बुरा है, बेकार है, उस प्राणी को कष्ट देने वाला है, तो कहा जाता है कि उस नक्षत्र की पूजा, जैसे उस नक्षत्र के जो नक्षत्र का जाप, उसके जो स्वामी हैं उनका जाप और उनके देवताओं की पूजा, ये बोला जाता है कि नक्षत्रों के योग में करनी चाहिए उस नक्षत्र की शांति के लिए। क्योंकि नक्षत्र ब्रह्मांड में दिखने वाले दृश्य योग हैं। अगर उसके प्रताप में और उसके दृश्य में अगर किसी प्राणी का जन्म हुआ है तो उस नक्षत्र के प्रति उसको फल मिलेगा जैसा वो नक्षत्र है। तो कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, उन नक्षत्रों की प्रक्रिया है। तो उसमें क्या कहा जाता है कि नक्षत्र में प्राणी का जन्म हुआ और नक्षत्र में अगर किसी प्रकार का कष्ट उस प्राणी को मिल रहा है तो उस नक्षत्र के प्रति नक्षत्र का जाप हो गया, उसके जो स्वामी हैं, ग्रह स्वामी, उनकी पूजा
और उनके गृह स्वामियों का जाप हो गया, मंत्र का जाप है। और उसके जो देवता हैं, देवताओं का यज्ञ पूजा हवन जो भी करते हैं उसकी क्रिया में नक्षत्र की शांति करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नक्षत्रों का क्रम मैंने यहाँ पर 27 9 क्रम में नक्षत्र लिख दिए। उसके बाद सबसे पहले जो पहली लाइन है उसका जो स्वामी है वो है हमारा केतु, ये आप याद रखिए, केतु। दूसरी लाइन का स्वामी है, ये मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ जिससे आपको एक एक चीज़ बारीकी से दिखेगी और समझ में आएगी। मैं तीनों मार्कर एक साथ ले लेता हूँ जिससे आपको प्रत्येक चीज़। दूसरी जो वो है उसका जो स्वामी है वो है शुक्र, शुक्र। तीसरा मैं इससे लिख देता हूँ। और तीसरी जो लाइन है उसका स्वामी है सूर्य, स्वामी ग्रह। चौथी है जिसका स्वामी है चंद्र, स्वामी ग्रह की बात कर रहे हैं। और पांचवा है जिसका स्वामी है मंगल। और छठवा है जिसका स्वामी है राहु। सातवां है जिसका जो मुख्य स्वामी है वो है हमारा गुरु। आठवां जो ये क्रम शायद मेरे हिसाब से ये 9 का क्रम था, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8 और 9। गुरु के बाद अगला जो मार्कर आएगा वो आएगा हमारा नीला, नीले के बाद लाल। अब लाल मार्कर से लिखते हैं। अब गुरु के बाद जो 8वां क्रम है उसका जो स्वामी है वो आपका योगी शनि, कर्म योगी शनि, कर्मों का फलदाता। और जो 10वां है उसका जो स्वामी है वो है हमारा बुध। जो 10वां जो 9वीं लाइन है उसका स्वामी है बुध। तो ये ग्रह स्वामी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्रह स्वामी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं किनकी बात। ये नक्षत्र हैं, ये उन नक्षत्रों के ग्रह स्वामी, यानी कि पहली लाइन के जो स्वामी हैं अश्वनी मघा मूल के केतु, भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा के शुक्र, सूर्य के कृतिका उत्तर फाल्गुनी, और ये हमारा ये क्रम है उत्तर फाल्गुनी, ये उत्तराषाढ़ा के हमारे सूर्य हो जाएंगे। रोहिणी हस्त और श्रवण ये इसके हमारे चंद्र हो जाएंगे। मृगशिरा चित्रा धनिष्ठा के मंगल, आद्रा स्वाति सतविशा के राहु, पुनर्वसु विशाखा पूर्व फाल्गुनी के गुरु, पुष्य अनुराधा उत्तरा फाल्गुनी के शनि, आश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती के हमारे बुध हो जाएंगे। ये क्रम है ग्रह स्वामियों का। ये मैंने क्यों लिखाया है, ये आपको और अच्छे से याद करने में सुविधा हो जाएगी, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा क्रम आपके लिए लिखा दिया। आप ऐसे भी इसको नोट कर लीजिए जिससे आपको इसके प्रति संयोग पता चल जाएगा। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ जिससे आप इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से नोट करिए। एक एक नक्षत्र के सार को 1 मिनट का समय दूंगा, जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए, तो नोट हुआ नहीं है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे बाद में आराम से आप नोट कर लीजिए। मैं आगे की क्रिया प्रारंभ करता हूँ। इसमें आपको क्या जाना कि ये क्रम है ग्रह स्वामियों को याद करने के। ग्रह स्वामियों का जाप होता तो कौन से नक्षत्र के लिए कौन से स्वामी का जाप करना चाहिए उचित है, और जो नक्षत्र के अनुसार जो मंत्र उच्चारण है वो किस प्रकार है, संयोग है। मंत्र उच्चारण तो बाद में संयोग बनाएंगे अगर समय हुआ तो अब ये ग्रह स्वामियों का सार है। अब इसमें आप क्या देखोगे कि पहला जो हमारा पेयर है, पहला पेयर और सबसे आखिर का ये कि जिन नक्षत्रों के ग्रह स्वामी केतु और बुध होते हैं उन्हें हम गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। ये आप जानिए, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आपने अगर वो पूरी देखी होगी तो मैंने अंत में यही चीज़ बताई है, तो वीडियोज़ को पूरा देखा करिए, बीच से बिल्कुल स्किप मत किया करिए, बिल्कुल मत हटाया करिए। अगर जो बच्चे स्किप करते हैं वो ज्योतिषी के सार के लिए वीडियो देखने नहीं है, वो फिजूल में वीडियो देख रहे हैं, उनके देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं। मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के प्रति कोई मुख्य चीज़ें सिखाता हूँ, मैं वीडियो के हर क्रम में सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से सिखाता हूँ, वीडियो को स्किप ना किया करिए। स्किप करोगे तो क्या फ़ायदा, देखना और ना देखना एक समान हो जाएगा। अगर आपको सच में एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, सच में आपको भविष्य जानना है, अतीत में जो हो चुका उसका कारण जानना है, तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। अभी जब कुंडली के संश्लेषण पे आएंगे ना, कुंडली जब लग्न चार्ट को एनालाइज करने पे आएंगे ना, फिर आप देखना
फिर आपको मन में पता क्या आएगा, ये आएगा कि प्रत्येक चीज़ को मुझे बारीकी से समझ में आ रही है, तभी मैं इस चीज़ में आपको पहले ये मूड मरवा रहा हूँ, इस चीज़ में आपको ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब वो कुंडली के समय पर, जब हम कुंडली एनालाइज करने के समय पर आएँ, जब कुंडली एनालाइज करना प्रारंभ करें ना, फिर आप ये ना बोलो कि ये नंबर जो है कौन सी राशि का है, इसका मित्र कौन है, ये राशि का स्वभाव कैसा है, ये राशि का वर्ण कैसा है, ये आप फिर बाद में ये ना बोलो। इसलिए मैं आपको पहली चीज़ बारीकी से, पहली सब कुछ मैं कन्फर्म कर रहा हूँ, जिससे जब मैं लग्न चार्ट की बारी, नवमांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली पर जब हम आएंगे तो वो चीज़ें बिल्कुल सुगमता से आप सीखो, उसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो प्रत्येक चीज़ को बारीकी से और एंड तक देखते हुए चलिए। तो चलिए, तो हमने क्या जाना कि जिन नक्षत्रों के स्वामी केतु और बुध होते हैं उन नक्षत्रों को हम क्या बोलते हैं, गंडमूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र। तो आपने ये जान लिया, जिन नक्षत्रों के स्वामी केतु और बुध उन्हें मूल नक्षत्र कहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, अगर समझ में आए तो कर लेना, तो कोई बात नहीं। जैसे जो 1 है और ये हमारा 10 है, 10 मतलब 1 और 0, तो 1 और 0 को प्लस करेंगे तो 1 ही बनेगा। तो जो 1 मतलब जो अश्वनी है, मतलब क्या कि जो 1 नक्षत्र, पहले नक्षत्र का जो स्वामी है वही हमारे 10वें नक्षत्र का हो जाएगा। 9 मतलब 1 + 9 करेंगे तो हमारे 10 बनेंगे, और 10 को भी अगर हम 1 + 0 करेंगे तो हमारा 1 बनेगा। तो इसका मतलब भी क्या है कि जो पहले नक्षत्र का स्वामी है वही हमारे 19वें नक्षत्र का स्वामी हो जाएगा। ये जो, हाँ, ये क्रम जो 1 + 9 मैंने किया, उसके बाद 10 बैठा, 10 को भी 1 + 0 करके 1 बैठा, ये आपकी न्यूमरोलॉजी में आता है। ये मैं आपको जब न्यूमरोलॉजी की क्लास लूँगा ना, तब आपको प्रत्येक चीज़ बारीकी समझाऊंगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो बनी है उसका कारण क्या, आपकी डेट का कारण क्या, आपके मंथ का कारण क्या है, आपका कंडक्टर कौन है, आपका ड्राइवर कौन है, आपका डिलीवरी योग क्या है, मतलब सब कुछ मैं आपको न्यूमरोलॉजी में सिखाऊंगा, जिससे आप संख्या पद्धति को भी जानोगे कि आपको अगर कोई संख्या पसंद है, जैसे आपने बोला कि मुझे 2 पसंद है, मुझे 5 पसंद है, बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको संख्या पद्धति पसंद आती है, उसका कारण क्या, बहुत कारण है। ये शास्त्र जो हैं हमारे वो गूढ़ता वाले, गुप्त रहस्य वाले, वो आपको प्रत्येक चीज़ों को, सार को बताता चलूँगा। उसी के कारण मैंने ये चैनल बनाया द राजेश आचार्य जी, जिसमें आपको प्रत्येक चीज़ का ज्ञान दिया जाएगा। तो ऐसे करके आप देख सकते हो, जैसे ये भरणी हो गया 2, जिसका स्वामी शुक्र, 1 और 1 को 11 हो गए, 11 में 1 और 1 को जोड़ोगे 2 बैठेंगे, तो जो 2 का स्वामी वही 11 का हो गया। 2 प्लस ये 20 हो गया, 20 में मतलब 2 + 0 करोगे 2 बैठेगा, वही है। कृतिका 3 हो गया, 12 है, 1 और 2 को जोड़ोगे 3 बैठेगा, 2 और 1 को जोड़ोगे तो भी 3 बैठेगा। 4 रोहिणी हो गया, हस्त मतलब 13, 1 और 3 को जोड़ोगे 4 बैठेगा, 2 और 2 को जोड़ोगे ये भी 4 बैठेगा, मतलब जो 4 का स्वामी है वही आपके हस्त का स्वामी, वही श्रवण का। मृगशिरा मतलब 5। दूसरा, हाँ, ये चित्रा मतलब 14 मतलब 1 + 4 को बैठोगे तो भी 5 बैठेगा। अगला क्या आएगा, धनिष्ठा 23 मतलब 2 + 3 को करोगे तो भी 5 आएगा, मतलब जो 5 का स्वामी वही आपके 14 का स्वामी, वही आपके 23 का स्वामी हो जाएगा। ये भी एक सरल योग है। तो ऐसे याद हो तो ऐसे कर लेना, और अगर ऐसे सरलतम याद कर पाओ तो वो याद कर लेना। लेकिन नक्षत्रों का जो क्रम है ना, उसको क्रम से ही लेके चलना, जैसे नक्षत्र लिखाए ना ऐसे क्रम से उनको याद करना। और जो चंद्रमा गोचर होते हैं, जैसे अगर अश्वनी में चंद्रमा गोचर है, अश्वनी नक्षत्र का जो चंद्रमा है, अगर चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र में गोचर मतलब उस ग्रह, उस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के ऊपर है, तो 4 चरण तक होता है। आपको पता है 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र होता है, और चरण का देखें तो 3 अंश 20 कला का एक चरण होता है। एक चरण में 3 अंश 20 कला तक चंद्रमा होता है, फिर दूसरे चरण में चला जाता है, उसके अनुसार अक्षर होते हैं, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो ये चीज़ें आपने जानी कि ऐसे भी हम याद कर सकते हैं नक्षत्रों के स्वामियों का। तो मैं आपको अब मुख्य चीज़ बताता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ, संयोग बनाइए। तो चंद्रमा का गोचर होना भी मैं आपको और बारीकी से समझाऊंगा। तो ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये गंडमूल नक्षत्रों का प्रक्रम है। ये गंडमूल नक्षत्र का आप अग्रभाग जान सकते हो। अग्रभाग मतलब गंडमूल नक्षत्रों की मुख्य जानकारी, जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सा बच्चा गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है और उसका क्या फल मिलेगा और क्या उसके लिए करना चाहिए। अगर और अच्छे से बारीकी से गंडमूल नक्षत्र के प्रति जानना तो मैं एक और वीडियो गंडमूल नक्षत्र की किसी और दिन लेके आऊँगा। ये अभी मुख्य चीज़ समझ लीजिए, जिससे आपको क्या है कि इन चीज़ों के प्रति ना जानकारी हो जाएगी, गंडमूल नक्षत्र होते कौन कौन से हैं और इसके प्रति फल क्या मिलता है। अगर सुगमता और अच्छी तरह से बारीकी से जानना है तो उसमें गंडमूल नक्षत्रों की गूढ़ता में जाना पड़ेगा, जिसमें नक्षत्रों के भी भाग होते हैं।
और एक चरण या फिर एक नक्षत्र हमारा जैसे अगर 13 अंश 20 कला का, तो 13 अंश 20 कला के 10 भाग किए जाएंगे। उसमें से जो प्रथम मतलब 4 चरणों के भी 10 भाग, उसमें से पहले भाग में जो बच्चे का जन्म है तो क्या फल है, दूसरे भाग में क्या फल है, तीसरे भाग में, ये बारीकी में जाना घुसना पड़ेगा, जिसमें गणित ज्योतिषी मुख्य काम में आते हैं। लेकिन मैं आपको फलित ज्योतिषी सिखा रहा हूँ, जिसमें आपकी लघु पाराशरी, मानसागरी, ज्योतिष रत्नाकर, सर्व ज्योतिष संग्रह, ये इत्यादि पुस्तकें, और भी भृगु संहिता, रावण संहिता और बृहद ज्योतिष संहिता, और भी यहाँ से मैं आपको समुद्रिक शास्त्र का भी ज्ञान, धीरे धीरे हस्त ज्योतिषी का भी ज्ञान दूंगा। टेंशन ना लीजिए, प्रत्येक चीज़ को बारीकी से समझिए। तो ये आपने जाना। अब ये क्रम है। अब इसमें क्या देखोगे आप कि अश्वनी, मघा, मूल, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती जो नक्षत्र होते हैं, ये नक्षत्र हमारे गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। ये आपने जाना। अश्वनी, मघा, मूल, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये नक्षत्र हमारे मूल नक्षत्र कहलाते हैं। ये आपने जाना। अब इसमें क्या जानोगे कि मूल नक्षत्र क्या होते हैं, मैं आपको बात यही समझाता हूँ। मूल को काफ़ी लोग सतैया भी बोलते हैं। सतैया मतलब 27 दिन का प्रक्रम, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र उसी समय पर आने में 27 दिन का समय लेता है। क्योंकि 27 नक्षत्र हैं, 27 दिन का समय होगा, तो दोबारा जब वही नक्षत्र आएगा तो 27 दिन का समय लगता है। तो बोला जाता है कि 27 दिन बाद उस नक्षत्र की शांति करानी पड़ती है। और ये भी कहते हैं कि इस नक्षत्र में अगर किसी के बच्चे का जन्म हुआ है तो उस बच्चे के जो पिता है उस बच्चे का मुंह नहीं देखते। ये भी आपने सुना होगा। तो हर चीज़ को सत्य नहीं मान सकते, अंधविश्वास भी होते हैं बहुत चीज़ें। ऐसा करता कौन है कि बच्चे का मुंह ना देखो। लेकिन इसमें भी एक मुख्य कारण है, वो मैं आपको एक एक चीज़ को बारीकी से समझाता हूँ। सब कुछ सीखते हुए चलिए। तो ये चीज़ों का प्रक्रम है। लेकिन पुरानी जो रीति रिवाज है वो बोलते हैं कि 27 जगहों का पानी लेके आना, 27 जगहों के पत्ते, 27 जगहों की मिट्टी को लेकर के एक किसी पात्र में डाल करके फिर एक साथ स्नान कराना पड़ता है। ये पुराने रीति रिवाज हैं, पुराने जो चलते आ रहे हैं उन रीति रिवाजों का प्रक्रम है। लेकिन उससे पहले हम ये पहले मुख्य चीज़ों को सीखें, उसके बाद में बारीकी से संयोग में कभी बातें करेंगे इनके बारे में, पर मैं एक एक चीज़ को समझाऊंगा। तो ये प्रक्रम है। अब इसमें क्या देखोगे कि 6 नक्षत्र अश्वनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती नक्षत्र हमारे मूल नक्षत्र होते हैं। इसमें क्या देखोगे, अब एक चीज़ बारीकी से समझना। जैसे हमने 6 नक्षत्र आपको बता दिए गंडमूल नक्षत्र होते हैं। इन गंडमूल नक्षत्रों का प्रभाव क्या होता है वो भी मैं आपको संयोग के अनुसार बताऊंगा। अब एक चीज़ देखिए, रेवती नक्षत्र को सबसे पहले देखते हैं। रेवती नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। अश्वनी नक्षत्र के भी 4 चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। आपने ये चीज़ देखी, चंद्रमा जब रेवती नक्षत्र पे होता है उसके बाद कौन से, रेवती से अगला नक्षत्र कौन सा आएगा जिसमें चंद्रमा जाएगा, अश्वनी ही तो होएगा। 27 के बाद एक ही तो शुरू होगा, तो 27 मतलब रेवती नक्षत्र के बाद चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र में चला जाता है। तो बोला जाता है एक नक्षत्र के बाद दूसरे नक्षत्र जब एक साथ मिलेंगे तो गंडमूल नक्षत्रों का प्रक्रम बनेगा। मतलब दोनों ही मूल हैं और ये 6 नक्षत्र एक दूसरे से कंबाइंड है, मिले हुए हैं एक दूसरे से। कैसे, रेवती अश्वनी से मिला हुआ है, अगला बैठता है। आश्लेषा मघा से मिला हुआ है, आश्लेषा के 4 चरण, मघा के 4 चरण। आश्लेषा के बाद चंद्रमा मघा में चला जाता है। ज्येष्ठा मूल से मिला हुआ है, ज्येष्ठा के बाद चंद्रमा मूल में चला जाता है। तो ये प्रक्रियाएं हैं। अब मैं आपको एक चीज़ों के प्रक्रम को बताता हूँ, जी आपने जाना। अब मैं आपको एक मुख्य चीज़ को बताता हूँ, क्रम से देखते हुए चलिए गंडमूल नक्षत्रों के प्रक्रम को। आज की वीडियो गंडमूल नक्षत्र और पंचक नक्षत्रों की होने वाली है, जिसमें आपको ये चीज़ें बारीकी से समझनी पड़ेंगी, मतलब एक मुख्य संयोग में समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले क्या देखना कि अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र होते हैं। ये आपको पता है जी। और प्रत्येक चीज़ का प्रक्रम है। अब इसमें ये मत समझना कि क्रम है, क्रम नहीं। आश्लेषा का स्वामी बुध है, अश्विनी का स्वामी शुक्र है, पहले वाला क्रम था उसके अनुसार है। मैं आपको ये चीज़ें बताने के लिए समझा रहा हूँ। तो अश्विनी के 4 चरण 1, 2, 3 और 4। रेवती के 4 चरण 1, 2, 3 और 4। आश्लेषा के 4 चरण 1, 2, 3 और 4। मूल के 4 चरण और मघा के 4 चरण, ज्येष्ठा के भी 4 चरण।
अब गंडमूल नक्षत्रों की प्रक्रिया में मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, उस क्रम को समझने की कोशिश करना एक बार बारीकी से और बिल्कुल ध्यान से समझना। गणित ज्योतिषी हमारी क्या बोलती है, वैदिक को एक बार, फलित को एक बार संयोग में साइड में रख दीजिए, एक बार गणित के संयोग। गणित ज्योतिषी बोलती है कि जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं उन नक्षत्रों के अंतिम और प्रारंभिक, मतलब क्या, चंद्रमा जब किसी नक्षत्र में गया और उसके बाद जिस नक्षत्र में गया, अगर वो गंडमूल नक्षत्र है, मूल नक्षत्रों में अगर वो नक्षत्र आता है, उसके बाद जो अगला नक्षत्र भी है वो भी मूल नक्षत्रों में आता है, तो जिस नक्षत्र में चंद्रमा गया उस नक्षत्र के अंतिम 2 चरण, मतलब रेवती में अगर चंद्रमा जाता है तो रेवती के अंतिम 2 चरण, ये रेवती नक्षत्र है, इसको मैं रेवती लिख देता हूँ एक बार, ये रेवती है और ये अश्विनी है। बात को समझना, बड़ी बारीकी से समझना बात को, कि रेवती में अगर चंद्रमा जाता है तो रेवती नक्षत्र के अंतिम 2 चरण और अश्विनी नक्षत्र के प्रारंभिक 2 चरण, ये क्रम, ये समझिए। अब जब रेवती के 4 चरण खत्म हो जाएंगे फिर तो अश्विनी के प्रथम चरण में चंद्रमा जाएगा, तो रेवती नक्षत्र के अंतिम 2 चरण और अश्विनी नक्षत्र के प्रारंभिक 2 चरण ही मूल नक्षत्रों में आते हैं। ये चीज समझिए, ये बारीकी से समझने वाली चीज़ है, ये गणित ज्योतिषी, ये अंशों की प्रवृत्ति के समझने वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा गंडमूलों के बारे में, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी वो कैसे। ये चीज़ें पहले समझ लीजिए कि रेवती के अंतिम 2 चरण और अश्विनी के प्रारंभिक 2 चरण ही गंडमूल नक्षत्र हैं, गंडमूल चरण हैं, ये चीज़ें। ऐसे ही जब अश्विनी आश्लेषा, अब आप दूसरे प्रक्रम में क्या जानोगे कि आश्लेषा के बाद मघा आता है, तो आश्लेषा के अंतिम 2 चरण और मूल के प्रारंभिक 2 चरण, नहीं सॉरी, सबसे पहले रेवती से अश्विनी में गया, अश्विनी के बाद आश्लेषा से हमारा मूल में जाएगा, तो आश्लेषा में है तो अंतिम 2 चरण, तो ये नीचे वाला हमारा ऊपर वाला आश्लेषा, तो ये थोड़ा एक प्रक्रम गलत हो गया। तो ये चीज़ समझना कि आश्लेषा के अंतिम 2 चरण और मूल के प्रारंभिक 2 चरण ही गंडमूल नक्षत्रों में आते हैं। मतलब क्या, कष्टकारी नक्षत्रों में आते हैं, इनकी शांति कराना जरूरी है। ये चीज़ें बारीकी से क्यों समझने लायक है, इनमें अंशों की प्रवृत्ति देखी जाती है जो गणित ज्योतिषी आपको सिखाती है, जिसमें अंश कला विकला के बारे में बताया जाता है कि कौन से समय पर चंद्रमा कौन से नक्षत्र के कौन से चरण के कौन से अंश पर ज़्यादा कष्टकारी होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ये चीज़ें गंडमूल योगी नक्षत्र। लेकिन अब मुख्य चीज़ ये समझिए कि ये 6 नक्षत्र जो हैं, ये 6 नक्षत्र जो हैं वो आपके गंडमूल नक्षत्र में आते हैं, मुख्य 6 नक्षत्र। ये चीज़ें बारीकी समझने योग्य हैं, पर आप ये मुख्य चाहिए कि जब बच्चा इन नक्षत्रों में पैदा होता है तो वो गंडमूल नक्षत्रों का भावी होता है, इनकी शांति कराना जरूरी है। अब वही मघा से ज्येष्ठा में जाएगा तो मघा के अंतिम 2 चरण, ज्येष्ठा के प्रारंभिक 2 चरण ही गंडमूल शांति कराने योगी हैं। वो क्यों है वो मैं आपको समझाऊंगा एक प्रक्रिया में, थोड़ा सा संयोगकारी, जो आपको समझने के लिए अच्छा है। सतैया शांति कैसे होती है, पाठ क्या होता है, कैसे क्या क्रम है, क्या योग है, वो मैं आपको, अब ये थोड़ी सी बात को समझिए कि जिस नक्षत्र में से दूसरे नक्षत्र में जाएगा तो प्रारंभिक नक्षत्र के अंतिम चरण और अगले नक्षत्र के प्रारंभिक 2 चरणों में ही गंडमूल शांति कराना प्रभावशाली होता है, कराना जरूरी है। और दोस्तों ये बोला जाता है कि किसी नक्षत्र में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, गंडमूल नक्षत्र में सॉरी, अगर गंडमूल नक्षत्र में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो ना जीने वाला होवे, मतलब कि वो जीता नहीं है, मर जाता है। और अगर जीवे तो उच्च कोटि का होके जीवे। ये शास्त्रों की भाषा है कि अगर कोई बच्चा गंडमूल में पैदा होता है तो वो मर जाता है, और अगर बच जाता है तो वह उच्च कोटि का, मतलब आम लोगों से अच्छा होकर के जीवे, राजा भावी होकर के जीवे, ये शास्त्र बोलते हैं। ये बारीकी से समझोगे तब आपको पता चलेगा। तो ये आपको समझ में आया। अब अगले क्रम में आपको मैं समझाता हूँ ये प्रक्रिया क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसके कारण समझने योग्य काम है, वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए, ये गंडमूलों के बारे में ना अनेक प्रकार की पुस्तकें आती हैं, आपको अनेक प्रकार की चीज़ों को सिखाएंगे। तो हमें उन पुस्तकों के क्रम में पहले नहीं जाना, पहले हमें शास्त्रों की भाषा सीखनी है, शास्त्रों का क्रम सीखना है, उसके बाद हम पुस्तकों में जाएंगे। तो आपको ये पता चला कि 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्रों में आते हैं, उनके 4-4 चरण,
और जिस नक्षत्र का चंद्रमा अगले नक्षत्र में जाता है तो अंतिम 2 चरण, प्रारंभिक 2 चरणों की शांति कराना जरूरी है। वो क्यों है, वो क्रम मैं आपको बताता हूँ। चलिए यहाँ लिख देते हैं नक्षत्र। आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, और कॉपी जो निकाली रखी हुई है, मैं बार बार निकालने की बोल देता हूँ, निकाली रखी हुई है, उसमें ऊपर नक्षत्र डाल लीजिए। सबसे पहला नक्षत्र डालिए अश्विनी। ऐसे जैसे मैं से लिखता जा रहा हूँ ना, ऐसे ही डालना है आपको, अश्विनी। यहाँ पर सबसे पहला नक्षत्र डाल लीजिए अश्विनी। दूसरा नक्षत्र डाल लीजिए ये आश्लेषा, भरणी नहीं, आश्लेषा, आश्लेषा। और एक ना छोटा सा काम ऐसा करना, ये नक्षत्र नहीं, गंडमूल नक्षत्र यहाँ पे डालना, ऊपर मूल नक्षत्र या गंडमूल नक्षत्र डालना। तीसरा अश्विनी, आश्लेषा, मघा। चौथा ज्येष्ठा। पांचवा मूल। छठवा रेवती। अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों के लिए मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ चरण 1, चरण 1। फिर यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ चरण 2, चरण 2। यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ चरण 3। यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ चरण 4। ये नक्षत्रों के 4 चरण हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। ये 4 चरणों का प्रक्रम का नक्षत्र है। यानी कि पहले चरण में बच्चा पैदा होवे तो कैसा फल मिले। अगर चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र का है, और मैं आपको ये भी सिखा चुका हूँ कि नक्षत्र में अगर चंद्रमा जिस नक्षत्र का है उस नक्षत्र की कौन सी राशि बनेगी, वो भी आपको पता चल गया है। वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आशा करता हूँ वो वीडियो अपने आराम से देखी हो, वो भाव से देखी हो, आगे काम आएंगे इन चीज़ों के बारे में। तो प्रत्येक वीडियो को क्रम से देखते हुए चलना। अगर ज्योतिषी सीखनी है तो, अगर मजाक करना है तो कोई फ़ायदा नहीं देखने का। मैंने ये दृढ़ संकल्प लिया कि मैं आपको बादशाह बना के रहूँगा, तो संकल्प के अनुसार आपको मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे चलना पड़ेगा। अगर आपको मेरा शिष्य, मेरा योगकारी मनुष्य बनना है, मतलब मेरी बातों को समझने वाला बनना है। बच्चों प्रत्येक चीज़ को सीखना है, छोड़नी नहीं है, बारीकी से कंटिन्यूसली देखना है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, रात में वीडियो बना के आपके लिए मैं पोस्ट कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ वीडियोज़ को। तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको लिए तो मेरे लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और प्रत्येक चीज़ को सीखते हुए चलिए। तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो चलिए सबसे पहले प्रक्रम को देखते हैं। अब ये 4 चरण प्रत्येक नक्षत्र के हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब मैं आगे की प्रक्रिया आपको बताता हूँ। मैं ये देख लेता हूँ, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ चल रही है। चलिए अब आगे की प्रक्रिया में आपको बताता हूँ कि अश्विनी नक्षत्र में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो पिता का कष्ट, पिता का कष्ट। आश्लेषा नक्षत्र में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, बात को समझिएगा। अब प्रक्रिया में क्या देखा जाता है कि अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। तो आश्लेषा में राज्य प्राप्ति, राज्य प्राप्ति, या फिर यहाँ लिख दीजिए शुभ। आप ना राज्य प्राप्ति ना लिखिए, शुभ और अशुभ में लिखा देता हूँ। शुभ लिख लीजिए। ये क्या है ना कि कुछ आचार्य अब इस वीडियो को देख करके ये बोलेंगे कि इसमें तो कुछ और ही लिखा होता है, ये इसमें आपने राज्य प्राप्ति लिखा दी, इसमें कुछ और ही नहीं। ये बारीकी से समझने वाली चीज़ें हैं। अब एक बात बताइए, कुछ विद्वान इस बात को बोलते हैं कि नक्षत्रों में पैदा होने वाला मनुष्य, जैसे अगर पहले चरण के पहले अंश में पैदा हुआ हो तो पिता के लिए कष्ट, फिर बोला जाता है कभी कभी माता के लिए कष्ट, नानी का कष्ट, मामा का कष्ट, नान खाने का कष्ट, माई को कष्ट मिलता है, मामा की पता नहीं। अभी इतना लंबा रिश्ता लेकर के चलते कुछ आचार्य, कुछ विद्वान। ये भी प्रक्रम है, इसको भी उन्होंने किसी न किसी क्रिया से बनाया। तो ये चीज़ें बारीकी से समझने वाली हैं। अभी इसको ना शुभ और अशुभ में लिखते हुए चलिए। मैं आपको शुभ और अशुभ लिखा दूंगा, ये शुभ लिखाऊंगा इसकी जगह। राज्य प्राप्ति लिखा तो यहाँ शुभ है, तो मैं आपको शुभ लिखा दूंगा। मैं आपको चीज़ों के बारे में नहीं बताऊंगा, शुभ बता दूंगा कि इनकी शांति करना जरूरी है या नहीं है, वो क्रिया के बारे में। तो चलिए, मघा के लिए माता का कष्ट, माता का कष्ट, ये लिख लीजिए। अगला मैं अब लिख लेता हूँ ज्येष्ठा के लिए। ज्येष्ठा के लिए बड़े भाई का कष्ट, यहाँ लिखना है बड़ा भाई कष्ट। चलिए अगला प्रारंभ करते हैं। ये नीले से लिखना पड़ेगा। ये पिता ने दुख, पिता को दुख, पिता को दुख। अगला रेवती के लिए यहाँ शुभ लिख देता हूँ मैं,
शुभ। अगला लिखते हैं, चलिए अब ये प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे भी शुभ लिख देता हूँ, शुभ। बहुत से यहाँ पे बोलते हैं कि लंबी लंबी यात्राओं के योग बनते हैं। अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लंबी यात्राओं के योग बनते हैं, अशुभ माना जाता है। लेकिन हर चीज़ नहीं है जी। यहाँ शुभ लिखिए। शुभ की प्रक्रिया में क्यों लिखा रहा हूँ वो मैं आपको एक संयोग में समझाऊंगा। आगे लिखिए, आश्लेषा में धननाश। धन मतलब पिता का धन जो नाश है उसकी प्रक्रिया है, पिता के धन का नाश होता है। मघा के लिए पिता को कष्ट हो गया, यहाँ पर लिखना, ये मैं लाल से लिख देता हूँ, पिता को कष्ट, पिता को कष्ट। अगला काले से, ये अगले के लिए लिखना है आपको, ज्येष्ठा के लिए छोटे भाई को कष्ट। अनुज, अनुज मतलब छोटा होता है तो छोटा भाई कष्ट या अनुज कष्ट लिख सकते हो। छोटा भाई कष्ट, छोटे भाई को कष्ट मिलेगा। आगे मूल के लिए दोबारा ये नीली से लिख देता हूँ मैं। मूल के लिए लिखा है कि माता ने दुख, यानी माता को दुख, माता को दुख। और इसका अगले का मैं शुभ लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। यहाँ पे भी मैं शुभ लिख देता हूँ, शुभ। अगला चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे भी मैं शुभ लिख देता हूँ। बहुत से यहाँ पर भी अशुभ बताते हैं, तीसरे चरण में अशुभ माना जाता है, लेकिन शुभ लिखिए आप। अगला माता को कष्ट, माता को कष्ट। अगला योगकारी, अगला लिखना है आपको ये शुभ। अगला फिर ज्येष्ठा के लिए ये भी फिर आएगा माता को कष्ट, ज्येष्ठा के लिए माता को कष्ट। मूल, अब मूल नक्षत्र की प्रक्रिया लिखते हैं कि मूल नक्षत्र धन का नाश, धन का नाश। इसका भी मैं शुभ लिख देता हूँ, शुभ। अगला राज्य सुख है, इसमें भी शुभ ही माना जाएगा, लेकिन कुछ इसको भी अशुभ मानते हैं, वो प्रक्रियाओं का योग है। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ इसको सिखाने के पीछे अनेक ग्रंथों का परिणाम है। मैं आपको बारीकी से इसलिए समझा रहा हूँ, मैं आपको ग्रंथों का परिणाम लिखा रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं आपको कुछ भी नहीं लिखा रहा। किंतु परंतु कोई नहीं है, जैसा लिखा रहा हूँ वैसी चीज़ों को सीखना है। बाकी जो ये इतनी बड़ी बड़ी प्रक्रियाएं बना बैठे, अंधविश्वास योगी हैं, तरह तरह की चीज़ें आपको सिखाते हैं, सबसे दूर हटना है। मैं आपको ज्योतिष के प्रति प्रत्येक चीज़ को बारीकी से समझा रहा हूँ कि कौन से नक्षत्र में कौन से चरण में कैसा फल मिलता है, वो प्रक्रियाओं को समझिएगा। अगला मैं यहाँ नीले लाल से लिख देता हूँ कि आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में अब यहाँ स्वयं को कष्ट लिखना है। स्वयं मतलब खुद को, स्वयं को कष्ट। अगला मैं नीले से लिख देता हूँ, ये यहाँ पर शुभ लिख देता हूँ मैं, शुभ। फिर मैं काले से लिखता हूँ, यहाँ पर संयोग बनाते हैं कि यहाँ पर स्वयं को कष्ट नहीं है, पिता को कष्ट है। स्वयं को कष्ट तो इसमें आता है ज्येष्ठा में, स्वयं को कष्ट, स्वयं को कष्ट। क्योंकि जो हमारा आश्लेषा नक्षत्र होता है वो माता पिता योगी हैं, तीसरे और चौथे जो चरण है उसके ना माता पिता के लिए कष्टकारक हैं। वो क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। अब अगला मूल नक्षत्र के लिए आप ये तीसरा चरण, चौथा चरण हो जाएगा, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा स्वास्थ्य हानि, स्वास्थ्य हानि। अगला मैं यहाँ पर लाल से लिख देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा शरीर पीड़ा, मतलब स्वयं को कष्ट मतलब शरीर पीड़ा हो गया। तो दोस्तों ये प्रक्रम है गंडमूल नक्षत्रों के शरीर योगी, ये कार्य मतलब मैं आपको लिखाया है, ये आप नोट कर लीजिए पहले, वो मैं आपको समझाता हूँ। 1 मिनट का समय आपको मैं नोट करने के लिए दे रहा हूँ, ये सारे पहले नोट कर लो, ये प्रत्येक चीज़ को नोट करो पहले आप। अगर नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो, उसके बाद ये आराम से नोट कर लेना। तो चलिए अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि गंडमूल नक्षत्रों में 27 दिन बाद शांति करानी चाहिए। वही नक्षत्र 27 दिन बाद आता है, ये आपको पता है कि गंडमूल का वही नक्षत्र उसी चरण में और उसी समय पर 27 दिन बाद आता है, तब उसकी शांति करानी चाहिए। और उस गंडमूल नक्षत्र के मूल नक्षत्र के मंत्र का जाप होता है, स्वामी नक्षत्र गृह स्वामियों का जाप होता है और देवताओं की पूजा होती है। ये प्रत्येक चीज़ों का प्रक्रम मैंने आपको समझाया। अगर गंडमूल शांति ना करा पाओ
तो बोला जाता है कि उसके जब समय निकल जाता है तो उस अवधि में जब ये कहा जाता है कि उसका जो जन्मदिन आता है, उस जन्मदिन के बाद, जन्मदिन के समय पर, जन्म दिवस के समय पर कुछ पूजा उसके हाथों से करा दो, गऊ को हरे चारे का दान करा दो, गऊ को हरा चारा डलवा दो, उसके वजन के अनुसार तुला दान जिसको बोलते हैं उसके अनुसार डलवा दो। ये प्रक्रिया में बताई जाती हैं गंडमूल नक्षत्रों की प्रक्रिया में। तो ये सार है। अब इन नक्षत्रों के प्रक्रम को मैं आपको क्या समझाता हूँ वो समझिए। अब मैंने आपको क्या बताया कि रेवती नक्षत्र। अब एक चीज़ का सार और देखिए थोड़ा ना, एक चरण का विधान बताया कि अंतिम सहयोग है शरीर पीड़ा शुभ और विद्या प्राप्ति रेवती नक्षत्र की प्रक्रिया में, ये चीज़ आपने उतार ली होगी। अब इसमें क्या कि रेवती नक्षत्र के अंतिम 2 चरण और अश्वनी नक्षत्र के प्रारंभिक 2 चरणों की शांति होनी चाहिए। आश्लेषा और मघा में अंतिम 2 चरण और प्रारंभिक 2 चरणों की शांति होनी चाहिए। और ज्येष्ठा और मूल में अंतिम 2 चरण और प्रारंभिक 2 चरणों की शांति होनी चाहिए। ये मुख्य शांतियां बताई गई, इनकी शांति कराना जरूरी है। अगर ये शांति नहीं हो रही है तो ज़्यादा कष्ट हो सकता है उस बच्चे को, ये शांति कराना जरूरी है। बाकी तो शांति कराना संयोगकारी है। अब इसमें क्या देखा जाता है, अब एक मूल नक्षत्र को लीजिए, ये मुख्य गंडमूल नक्षत्र कहा गया है, मूल नक्षत्र। क्यों? क्योंकि इसमें क्या देखा जाता है, अगर किसी बच्चे का मूल नक्षत्र में जन्म होता है तो उसके चारों चरण ही कष्टदायक होते हैं। पितृदोष बनाता है मूल नक्षत्र, पितृदोष। अगर कोई बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा होता है तो उसके घर में पितृदोष बनता है। और मूल नक्षत्र के बारे में क्या कहा जाता है कि इस नक्षत्र के या तो बच्चे की 27 दिन बाद शांति, नक्षत्र की शांति करानी चाहिए, या फिर जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाता है उससे पहले उसकी शांति करानी जरूरी है। अगर शांति नहीं कराते हैं तो बच्चों को पूरे जीवन का कष्ट है। मूल नक्षत्र के बारे में कहा जाता है, सत्तैया जिसको नक्षत्रों के प्रक्रम बोलते हैं। ये चारों प्रकार के कष्ट होते हैं इसमें, पिता माता धन का नाश स्वास्थ्य की हानि, चारों तरह के कष्ट इसमें आते हैं। ये चीज़ आपने उतार ली है, नोट कर ली है। ये नक्षत्रों का अग्रभाग है कि 27 प्रकार के 6 प्रकार के नक्षत्र गंडमूलों में आते हैं, उसमें जन्म मिलने पर क्या फल मिलता है, उसकी शांति कराना क्यों जरूरी है। अब ये जो शुभ लिख रहे हैं ना, इनके शुभ होने का भी कारण है। ये पूरी तरह से शुभ नहीं है लेकिन कुछ अवस्थाओं में शुभ माने जाते हैं। इनमें भी चरणों का प्रभाव है, अंशों का प्रभाव है, वो भी देखने को मिलता है। वो गणित ज्योतिषी के अनुसार देखा जाता है। वो भी प्रक्रिया कभी गंडमूल के सार में बनाएंगे तब वो क्रिया मैं आपके लिए लेके आऊँगा। वो चीज़ें मैं आपको बारीकी से फिर समझाऊंगा। ये आपकी मुख्य चीज़ें हैं, ये समझना जरूरी। जिससे कुंडली की जब संश्लेषण की बारी आएगी ना, उसमें जब चंद्रमा नक्षत्र में देखा है कि कौन से नक्षत्र का चंद्रमा है, गंडमूल बन रहा है कि नहीं बन रहा और कैसा बन रहा है, उसमें जब वो समय आएगा उसके अनुसार मैं आपको समझाऊंगा विसंश्लेषण। उस विसंश्लेषण के लिए आपको ये चीज़ समझनी जरूरी है जो आपने भी समझी। और आशा करता हूँ कि ये गंडमूल नक्षत्रों के बारे में आपको समझ में आया होगा, प्रत्येक चीज़ को बारीकी समझ रहे होंगे और ये चीज़ों का प्रक्रम सही हुआ होगा। अब मैं गंडमूल नक्षत्रों की प्रक्रिया समाप्त करता हूँ। उसके बाद अब आपका जो दूसरा नक्षत्र आता है उसके बारे में बताते हैं। तो ये मैं मिटा देता हूँ। अब आपकी मुख्य चीज़ें आती हैं, जो ये वीडियो का अंतिम चरण है इस वीडियो का, जिसमें आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। उस चीज़ को समझने के बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे, वो चीज़ आपको समझिए। अब दूसरी प्रक्रिया क्या है, अब आते हैं आपका गंडमूल नक्षत्र समाप्त हो गए। अब आते हैं आपके क्या, पंचक नक्षत्र। पंचक नक्षत्र, ये पंचक नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, हेडिंग डाल लीजिए पंचक नक्षत्र। इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि पंचक नक्षत्र में पंचक नक्षत्र जब लग जाते हैं उस समय कौन सा काम निषेध है। और पंचक नक्षत्र में अगर किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो ये बोला जाता है कि उस प्राणी के घर, वंश, गोत्र, मित्र परिवार, सगे संबंधी, रिश्तेदार वगैरह और मोहल्ले में से और उस गांव में से 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है पंचक नक्षत्र। ये सही है या गलत है वो मैं आपको आज समझाऊंगा। इस चीज़ों को, इस वीडियो को बारीकी से समझिए पंचक नक्षत्र के बारे में। तो कहा जाता है कि 27 नक्षत्रों की प्रक्रिया ब्रह्मांड के योग में व्याप्त है। ब्रह्मांड में चलो 27 नक्षत्र हैं हमारे। 27 नक्षत्रों में अंतिम जो 5 नक्षत्र होते हैं उनको हम पंचक नक्षत्र कहते हैं। सबसे पहले 23, 24, 25, 26 और 27। 27 मतलब 23वां जो नक्षत्र, 24वां नक्षत्र, 25वां नक्षत्र,
26वां नक्षत्र और 27वां नक्षत्र हमारे पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। 23वां कौन सा होता है बताइए, आपने नक्षत्र क्रम से याद करे हो तो 23वां बताइए कौन सा होता है, बोलिए। अगर याद नहीं करे हैं तो कर लो, बारीकी से समझा रहा हूँ। नक्षत्र अगर याद नहीं करे हैं तो दोबारा से करो, रटो, याद करो उन चीज़ों को, हल्के में मतलब इन चीज़ों को छोड़ो मत, फिर सीखोगे कैसे ज्योतिषी। बताइए 23वां नक्षत्र कौन सा होता है? धनिष्ठा। तो यहाँ लिखो धनिष्ठा। 24वां नक्षत्र कौन सा होता है? शतभिषा। 25वां नक्षत्र कौन सा होता है? पूर्वा भाद्रपद। 26वां उत्तरा भाद्रपद। 27वां रेवती। ये 5 नक्षत्र होते हैं आपके जो पंचक नक्षत्र में आते हैं। ये आपको चीज़ों के बारे में पता चला। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये 5 नक्षत्रों का प्रक्रम कैसे है, कैसे पंचक नक्षत्रों में आते हैं, कौन कौन सा काम निषेध है, मरने के बाद क्या करना चाहिए, जब अगर कोई प्राणी मर जाता है उसके प्रति क्या करना चाहिए, सो किसी प्राणी की मृत्यु ना हो, वो मैं आपको शास्त्र योगी बातें बताऊँगा। तो 5 नक्षत्रों की प्रक्रिया जब लाइन से आ जाती है तो पंचक नक्षत्र बन जाते हैं। पंचक नक्षत्र अशुभ माने जाते हैं। इनमें बहुत से कामों का निषेध बताया गया कि जब ये दृष्टि में आते हैं और उस समय अगर वो काम हो रहा हो जो काम इनके लिए निषेध है तो वो अशुभ फल देने लायक हो जाते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण, मतलब तीसरा और चौथा, अंतिम 2 चरणों से लेकर के रेवती नक्षत्र के 4 चरण, रेवती नक्षत्र के 4 चरण तक आपके पंचक नक्षत्र बनते हैं। मतलब धनिष्ठा नक्षत्र जब चल रहा हो, अब मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। जैसे अगर धनिष्ठा नक्षत्र की बात करें तो सबसे पहले आती है मकर राशि। मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के प्रारंभिक 2 चरण आते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के पहला और दूसरा चरण आते हैं मकर राशि में। अगली आ जाती है कुंभ राशि। इसके जैसे ये 9 चरण पूरे हो जाते हैं इनको मिला करके। कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण आते हैं, मतलब तीसरा और चौथा चरण ये आते हैं कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि के अंतिम 2 चरणों से लेकर के मीन राशि के रेवती नक्षत्र के 4 चरणों तक आपका पंचक नक्षत्र बनता है। इसको पंचक नक्षत्र बोलते हैं। जो धनिष्ठा के अंतिम 2 चरणों से लेकर के रेवती के 4 चरणों तक चलता है उसको पंचक नक्षत्र कहते हैं। धनिष्ठा के प्रारंभिक 2 चरण जो होते हैं वो पंचक नक्षत्रों में नहीं गिने जाते, ये आप याद रखना। इस चीज़ के बारे में मैंने आपको समझाया। अब 5 नक्षत्र होते हैं जिनको हम पंचक नक्षत्र बोलते हैं, जो धनिष्ठा के अंतिम 2 चरणों से लेकर के रेवती के 4 चरणों तक चंद्रमा होता है। ये क्रम है। धनिष्ठा शतभिषा ही आएगा, फिर पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये क्रम ही चलते हैं चंद्रमा के। पहले धनिष्ठा में जाएगा, फिर शतभिषा में, उत्तरा प्रेस में, फिर रेवती, फिर दोबारा अश्विनी में चला जाएगा। भरणी, कृतिका, रोहिणी में से गोचर होता रहता है चंद्रमा। ये चीज़ आपको समझ में आई। अब ये पंचक नक्षत्रों में ये आपको में समझ में आ गया। पंचक नक्षत्रों में क्या काम नहीं करना चाहिए उसके बारे में लिखिए। जो काम नहीं करने चाहिए कार्य ना करें, ये चीज़ें लिख लीजिए। शास्त्र योगी बातें हैं ये चीज़ों का प्रक्रम। नंबर 1 क्या? दक्षिण की यात्रा करना, दक्षिण दिशा की यात्रा ये नहीं करनी चाहिए। दूसरा, चारपाई बुनना ये भी नहीं करना चाहिए। ये गांव में बहुत से लोग चारपाई बनाते हैं। ये पंचक नक्षत्र जो चलते हैं तब चारपाई को नहीं बुननी चाहिए। तीसरा, लकड़ी काटना या इकट्ठा करना। ये गांव में आपने देखा होगा, या गांव में या फिर हवन यज्ञ के लिए भी लकड़ी लेकर के आते हैं, तो ये पंचक नक्षत्रों में ये काम नहीं करना चाहिए, इकट्ठा करना। चौथा, मकान की छत डालना, जो ये लेंटर वेंटर रहते हैं उनके प्रति ये काम भी नहीं करना चाहिए। या प्रत्येक चीज़ को ना नोट करते हुए चलना, जैसा मैं आपको लिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ के सार को ना नोट करते हुए चलना।
लकड़ी काटना या तोड़ना एक ही बात है, तो लकड़ी काटोगे या तोड़ोगे वही चेष्टा बनेगी, और इकट्ठा करना दो ही प्रक्रियाएं हैं दक्षिण की यात्रा। और अगला है बांस की चटाई बुनना। बांस की चटाई बुनना ये भी नहीं करना चाहिए पंचक नक्षत्रों में। छठा है हमारा जो मुख्य योग है सगाई। सगाई नहीं करनी चाहिए पंचक नक्षत्र जब चलते हैं। ये मुख्य योग से बताए गए हैं जो पंचक नक्षत्रों में ये काम नहीं करने चाहिए। ये आपने लिख लिया, ये काम ना करें वो पंचक नक्षत्रों में, ये काम आप नोट कर लीजिए। प्रत्येक चीज़ को लिख लीजिए बारीकी से, एक एक चीज़ को नोट करिए क्या काम नहीं करने चाहिए, वो चीज़ों का प्रक्रम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आराम से इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो काम करने चाहिए वो लिखिए पंचक नक्षत्रों में, फिर हम इस वीडियो को पंचक मृत्यु के बाद समाप्त करेंगे। अब अगला जो आपकी जो हेडिंग आएगी उसमें क्या, कार्य करने योगी, कार्य करने चाहिए, कौन से काम कर सकते हैं हम जो शुभ माने जाते हैं पंचक नक्षत्रों में, बहुत से कार्य होते हैं। पहला काम जो पंचक नक्षत्रों में हम कर सकते हैं, करने योगी भी बताए गए हैं। सबसे पहले विवाह, विवाह कर सकते हो, सगाई नहीं कर सकते। दूसरा मुंडन कर सकते हो। तीसरा गृह प्रवेश कर सकते हो पंचक नक्षत्रों में। चौथा एक क्रम से ऐसे करके लिखते हुए चलिएगा, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, वधू प्रवेश, उपनयन संस्कार। वधू प्रवेश कर सकते हो पंचक नक्षत्रों में। पांचवा उपनयन संस्कार, मतलब यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार भी कर सकते हो। छठा यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार कर सकते हो। अब रक्षाबंधन, भैया दूज, रक्षा ये मुख्य है, इनमें कोई सोच विचारने की आवश्यकता नहीं है, ये कर सकते हो रक्षाबंधन और भैया दूज। भैया दूज ये पंचक नक्षत्रों में करने योगी काम है, ये आप कर सकते हो, इनके लिए कोई विचार की आवश्यकता नहीं, शुभ भी माने जाते हैं पंचक नक्षत्रों में करने के लिए। तो ये चीज़ें हैं। 16 संस्कारों में एक उपनयन संस्कार भी आता है, वो भी संस्कारों के लिए अगर आप जानना चाहते हो, संस्कारों के लिए एक वीडियो बना देंगे कौन कौन से संस्कार होते हैं मनुष्य के 16 संस्कार, जिसमें सबसे अंतिम अंत्येष्टि संस्कार होता है, वो मैं आपको क्रम से समझाऊंगा। तो दोस्तों ये पंचक नक्षत्रों का अग्रभाग है। जैसे गंडमूल नक्षत्रों के अग्रभाग में आपने क्या जाना कि मुख्य मुख्य चीज़ें पता चल गई, ये काम ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे शांति होती है, ऐसे ऐसे क्रिया होती है, वो चीज़ आपको पता चल गई। गंडमूल नक्षत्रों में जो 27 प्रकार की प्रक्रिया, प्राचीन ग्रंथों की प्रक्रिया है, ये आप कर सको तो कर सकते हो। अगर मुख्य चीज़ है कि शांति कैसे करानी चाहिए, उसके प्रति अगर जानना है तो मैं आपको बारीकी से वीडियो बनाऊंगा, तब आपको ये चीज़ों का बताऊंगा। मुख्य चीज़ें आपको पता चल गई, ये पंचक नक्षत्रों की मुख्य चीज़ें हैं कि कौन से काम करने चाहिए, वो चीज़ आपको पता चल गई। ये आप नोट कर लीजिए, नोट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आराम से नोट कर लेना इन चीज़ों को, जिससे क्या होगा घर पर रिवीजन तो कर पाओगे। यहाँ से जाने के बाद जब नोट दोबारा करोगे ना स्क्रीनशॉट ले करके, उससे क्या होगा, दोबारा रिवीजन हो जाएगा आपका। यहाँ पे तो सीखा, जब दोबारा नोट करोगे तब अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा, तब आप सीख जाओगे। ठीक है जी, चलिए अब प्रारंभ करते हैं एक मुख्य चीज़, जो अंतिम चीज़ जिसको बोल सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो अंतिम चीज़ क्या है कि पंचक नक्षत्रों में अगर किसी प्राणी की मृत्यु हो जाए तो क्या करना चाहिए। ये बोला जाता है उस प्राणी के साथ उसके सगे संबंधियों में, गोत्रों में, रिश्तेदारों में मृत्यु हो जाती है, ये भी बोला जाता है। वो होती है नहीं होती वो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कहीं सत्य अंधविश्वास है या क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको प्रारंभिक योग से समझाता हूँ। अब पंचक में अगर किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो ये गरुड़ पुराण में वर्णन आता है। अगर आप कभी गरुड़ पुराण का पाठ करो तो उसमें वर्णन आता है कि गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय में वर्णन आता है कि जब गरुड़ भगवान से नारायण भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जब पंचक नक्षत्रों में किसी प्राणी की मृत्यु हो जाए तो उस प्राणी की सद्गति नहीं होती, या ये बोला जाता है कि पंचक नक्षत्रों में उस प्राणी का संस्कार नहीं किया जाता। अंत्येष्टि जो संस्कार होता है ना, जो प्राणी के जलाते हैं, वो संस्कार नहीं हो सकता पंचक नक्षत्रों में। अगर उसके बाद प्राणी का संस्कार कर दिया जाए तो किस प्रकार का दोष लगता है और उस दोष से क्या छुटकारा हो सकता है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ।
तो गरुड़ भगवान कहते हैं कि प्रभु बताने की इच्छा करिए, जिसे मैं सुन करके लोगों को बताऊंगा, जिससे लोग इस चीज़ से, इस दोष से दूर हो पाएंगे। तो भगवान के द्वारा कहे गए जो वाक्य हैं, जो शास्त्र योगी वाक्य हैं, उनके प्रति कहा गया है कि अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो यहाँ पर ऊपर हेडिंग डालिए, पंचक में मृत्यु। पंचक में मृत्यु, अगर किसी की पंचक में मृत्यु हो जाती है तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले उस प्राणी को उस घर से बाहर निकालना चाहिए। उस प्राणी को घर में नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर घर में रहेगा तो पंचक का जो प्रभाव है वो घर वाले के लोगों पे पड़ेगा, तो वो थोड़ा कष्टकारी बताया गया है। तो उस प्राणी को घर से बाहर लाना चाहिए। दूसरा प्रथम योग आपको समझ में आ गया। उसमें अगर पहला जो नियम है वो क्या है वो मैं आपको लिए बता देता हूँ। पहले बाहर लाना चाहिए, वो प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। कुशा के 4 पुतले, कुशा के 4 पुतले, कि जब प्राणी की मृत्यु हो जाती है, जब उसके अंत्येष्टि संस्कार का समय आता है, उसकी मृत्यु के संस्कार का समय आता है, तो उस समय कुशा जो होती है, जो पवित्र बताई गई है, कुशा जो ग्रहण के समय पे काम भी आती है, उस कुशा के ना 4 पुतले बनाने चाहिए और उन पुतलों को मंत्रों से अभिमंत्रित करना चाहिए। बहुत से ब्राह्मण लोग आपको 5 पुतले बनाने का विधान बताते हैं कि कुशा के 5 पुतले बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहीं शास्त्रों की बातें नहीं है कि 5 पुतले, शास्त्र बोलते हैं कि 4 पुतले, मतलब 4 नक्षत्र, और 5वां जो नक्षत्र है वो प्राणी है। तो कहा जाता है 4 पुतलों को प्राणी के दोनों पाशों में, मतलब 4 दिशाओं के अनुसार, मतलब दोनों साइड में रखना चाहिए। जो बीच का जो प्राणी, जो मृत है, मृत शरीर है, जो प्रेत है, जो बीच का जो प्राणी है, वो 5वां नक्षत्र होता है, मतलब 5वां पुतला होता है। तो 4 पुतले कुशा के बनते हैं और 4 पुतलों को मंत्रों से अभिमंत्रित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सद्गति के लिए, दाह क्रिया के लिए मंत्रों से अभिमंत्रित करना चाहिए। 4 जो पुतले बनाते हैं कुशा के, उन कुशाओं के पुतलों को मंत्रों से अभिमंत्रित करना चाहिए। और ये भी आपको पता है कि धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध मतलब अंतिम 2 चरण, मतलब उत्तरार्ध, पूर्वार्ध उत्तरार्ध 2 ही होता है। अंतिम मतलब उत्तरार्ध से लेकर के रेवती नक्षत्र के 4 चरणों तक आपका हमारा पंचक नक्षत्र होता है। 5 नक्षत्रों की पंचक्रिया होती है। दाह योगी जो अयोग्य कार्य है वो मैं आपको बता दिया, शुभ कारक नहीं है। बनाने के लिए कुशा के 4 पुतले बना करके, इस प्रक्रिया के योग में इसका क्रम क्या बताया गया है कि सबके समीप 4 पुतले रख करके नक्षत्र संज्ञक मंत्रों से, नक्षत्र संज्ञक, शास्त्रों की भाषा नक्षत्र संज्ञक मंत्रों से, नक्षत्रों के ही मंत्र, उन संज्ञक मंत्रों से उन पुतलों को अभिमंत्रित करना चाहिए। ये काम केवल कर्मकांडी ब्राह्मण कर सकता है। मैं भी कर्मकांडी ब्राह्मण ही हूँ, मैं भी संध्या योगी कार्य करता हूँ, जाप भी करता हूँ। तो अभिमंत्रित करके पंचक नक्षत्र, अगर आप चाहते हो तो मैं एक पंचक नक्षत्र की भी वीडियो लेकर के बना सकता हूँ। अगर आप क्रिया में, तो मुझे कमेंट में एक बार बता दीजिएगा, मैं आपको उसके प्रति बता दूंगा। प्रत्येक चीज़ की क्रिया मंत्रों के सार के साथ मैं आपको बता दूंगा। तो शास्त्र क्या बोलते हैं, गरुड़ पुराण के सार में वही यही वर्णन आता है कि 4 कुशा के पुतले समीप रख करके नक्षत्र संज्ञक मंत्रों से पुतलों को प्रतप्त रख करके, और उन पुतलों पर स्वर्ण सोना रखना चाहिए। ये शास्त्र बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा स्वर्ण उन 4 कुशा के पुतलों पर रखना चाहिए जलाते समय। और उन कुशा के पुतलों के साथ मृतक के शरीर के, मृतक के शव के पास 4 पुतलों को रखे और वहाँ पर थोड़ा स्वर्ण रख करके वहाँ पर फिर उनको जलाना चाहिए। ये शास्त्र बोलते हैं। ये क्रिया क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर हमने जो अयोग्य काम किया है, जो काम हमारे शास्त्र जिसको निषेध बोलते हैं, वो काम किया है, उसका दोष हमारे घर पे ना लगे और 5 लोगों की मृत्यु ना हो, अन्य लोगों की मृत्यु ना हो, उसके लिए ये काम करना चाहिए कि थोड़ा स्वर्ण रख के ये क्रिया करनी चाहिए। उसके बाद क्या बोला जाता है कि नक्षत्र योगी संज्ञकार स्वर्ण रख करके और एक काम स्वर्ण रख दिया आपने, उसके बाद नक्षत्र संज्ञक जो मंत्र हैं उसमें एक हवन होता है। वहाँ पर जो पूजा के संयोग में हवन करना चाहिए, उस हवन में एक मंत्र है ओम प्रेता जयता। क्या है? ओम, इसको नोट कर लो आप, एक काम करो, ओम प्रेता जयता, इसको नोट करो। ये क्रम मैं आपको बता रहा हूँ।
ओम प्रेता जयता, ये पूर्ण योगी मंत्र है। अभी जब बारीकी से लाएंगे तो मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा। ओम प्रेता जयता, इस मंत्र के द्वारा हवन यज्ञ करके नक्षत्र मंत्रों को संपुट लगा करके हवन करना चाहिए और पंचक नक्षत्र की शांति करनी चाहिए। ब्राह्मण के द्वारा पंचक नक्षत्रों की शांति करनी चाहिए। ये चीज़ें आपको पता चली पंचक नक्षत्रों की दाह क्रिया के लिए। उसके बाद पुतलों सहित मृतक का दाह करना चाहिए और पुत्र सपिंडी श्राद्ध के दिन सविधि पंचक शांति करनी चाहिए। सपिंडी श्राद्ध का जब समय आता है ना, उस समय पर क्या करना चाहिए? मृतक के योग के प्रति पंचक शांति करी जाती है। और पंचक शांति के लिए क्या क्या? रत्न घृत और तिल पुत्र संयोग कार्य समझिए कि तिल पूर्ण के पात्र में स्वर्ण चांदी रत्न घृत से परिपूर्ण कांस्य के पात्र का दान करना लाभदायक, मतलब सुसेवक अच्छा माना गया है इस प्रक्रिया में। तो कुशा के पत्तलों की क्रिया मैंने आपको बता दी। अब दूसरी प्रक्रिया भस्मसात करनी चाहिए, ये भी एक विधि है, ये मैं आपको बता दूंगा। तीसरी पंचक शांति। ये तीनों चीज़ें आप नोट कर लीजिए, जो चीज़ें मैं आपको लिखा रहा हूँ ये पंचक शांति में ये काम करना चाहिए। और कहा जाता है कि पंचक शांति के बाद जब ब्रह्म भोज का समय आता है और शैया दान का समय आता है, जो आप शैया का दान करते हो उस समय हर वस्तु का 5 गुना दान किया जाता है। ब्राह्मण को या फिर जो पुरोहित को आप चीज़ों का दान करते हो वो हर वस्तु का मतलब 5 शैया का दान, और जो वस्तु लेके आ रहे हो उस वस्तु के 5 गुना का दान होता है। और जितने ब्राह्मण साधारण त्रयोदश कार्य में बैठते हैं, त्रयोदश क्रिया जो होती है उसमें जो साधारण जो ब्राह्मण बैठते हैं, जैसे 12-13 के प्रक्रम के अनुसार जो बिठाए जाते हैं उनके 5 गुना, यानी अगर 12 ब्राह्मण बैठते हैं तो 12 का गुना 5 से करके इतने ब्राह्मण, और 13 ब्राह्मण बैठाए जाते तो 13 का गुना 5 करके इतने ब्राह्मण वहाँ पर बिठाना चाहिए और उनको भोजन कराना चाहिए। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो 27 ब्राह्मणों का प्रक्रम होता है कि 27 ब्राह्मणों को बिठा करके 27 नक्षत्र 27 ब्राह्मणों का प्रक्रम बिठा करके भोजन कराना चाहिए और पंचक की शांति पूर्ण करानी चाहिए। तो ये पंचक नक्षत्रों की शांति का प्रक्रम है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और कौन सा काम करना चाहिए कौन सा काम नहीं करना चाहिए वो क्रिया भी मैंने आपको समझा दी है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और बिना सब्सक्राइब किए ना जाया करिए। प्रत्येक वीडियो को सब्सक्राइब करिए। और जो नए जो इस वीडियो को देखने के लिए आ रहे हैं और क्रम से जो मनुष्य वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि वीडियो को ना बारीकी से और एक एक क्रम में देखते हुए चलिए। अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती तो दोबारा देखिए, दोबारा समझिए और प्रत्येक चीज़ को समझते हुए चलिए। तो ऐसा आशा करता हूँ कि ये कार्य आपका पूर्ण हुआ होगा। और मैं आपकी न्यूमरोलॉजी की वीडियो जल्द लेके आऊँगा, वो थोड़ा समय है, समय के अनुसार। और मेरा जो माइक है मुझे सुगम माइक मिल नहीं रहा, सत्य आपको बता दूँ, थोड़ा धन की चेष्टा माइक में अधिक मिल पा रही है, उसमें मुझे सुगम माइक दिख नहीं रहा कि कौन सा मेरे लिए सुगम है। मंगाया था एक जो थोड़ा छोटा निकला है और उसमें ये जो बाकी जो आवाज़ें आती आवाज़ें वो दूर नहीं कर पा रहा, तो इसको नॉइज़ रिड्यूसर माइक बोला जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा था, देखा था। और अगर आपको कोई अच्छे से माइक के बारे में पता है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके उस माइक के बारे में बता दीजिए, जिससे मैं वो सुगम माइक मंगा सकूं जो थोड़ा सस्ता हो और अच्छा मतलब टिकाऊ माइक हो जो मेरे कार्य को पुष्ट कर पाए। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी और आप प्रत्येक वीडियो को क्रम से देखते हुए चल रहे होंगे और प्रत्येक कार्य को सिद्ध कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई कि पंचक नक्षत्र क्या होते हैं। ये मैंने पंचक और गंडमूल का अग्रभाग आपको बता दिया है और प्रत्येक चीज़ों का क्रमसार आप देखते हुए चल पा रहे हो। तो कार्य को पूर्ण करिए और प्रत्येक चीज़ को सीखिए। धन्यवाद।